सारे सीरीज़ के एपिसोड्स हम लोग दे रहे हैं और इसके लाइव स्ट्रीम आज होगा। आज से नए चैनल पर स्ट्रीम कर रहा हूँ मैं। नए चैनल पर इसके आगे के एपिसोड डेली अवेलेबल हो जाएंगे। जिसको सुनना है सुन सकता है आगे के एपिसोड्स को। बाकी जो इस पर ऐसे ही सुनना चाहता है सुनता रहेगा, बट लाइव स्ट्रीम वाले में डेली सबके एपिसोड एक एक अपलोड होगा। और लिंक टेलीग्राम के चैनल के थ्रू मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक हमने इस चैनल पे दे रखा है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लेना। 9 बजे से 5 बजे तक होता है सुबह के। बाकी स्टार्टिंग होते हैं पूरे एपिसोड्स की। इसके आगे के एपिसोड डेली डाले जाएंगे उस पर, और बाकी का नॉर्मली अपलोडेड यहीं पर होंगे। और बहुत जल्द हम लोग एप्लीकेशन का लिंक भी टेलीग्राम पे देंगे। फायर सिटी पहले से ही एक समृद्ध और विकसित शहर था। यहाँ की सड़कें साफ सुथरी थीं, लोग स्वस्थ और प्रसन्न दिखाई देते थे और पूरे शहर में समृद्धि का वातावरण था। इसलिए जब इतनी जरूरी शख्सियत के आने की खबर मिली, तब फायर सिटी को किसी बड़े विशेष इंतजाम की आवश्यकता नहीं पड़ी। अधिकारियों ने बस शहर में प्रवेश करने वाली मुख्य सड़क और सिटी लॉर्ड्स मैंशन तक जाने वाले रास्ते को खाली करवा दिया और कुछ समय के लिए लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी, ताकि उस जरूरी व्यक्ति की कैरेज बिना किसी बाधा के गुजर सके। यह मुख्य एवेन्यू लगभग 100 मीटर चौड़ी थी और बिल्कुल सीधी बनी हुई थी। ये सड़क फायर सिटी के साउथ गेट से शुरू होकर सीधे सिटी लॉर्ड्स मैंशन तक जाती थी और वहां से आगे बढ़ते हुए नॉर्थ गेट तक पहुंचती थी। अगर सिटी लॉर्ड्स मैंशन को बीच से अलग कर दिया जाए तो इस सड़क की लंबाई 70 ली से भी अधिक थी। 70 ली की यह दूरी वास्तव में पूरे फायर सिटी की चौड़ाई के बराबर थी। इतनी विशाल और भव्य सड़क सच में अत्यंत प्रभावशाली थी। इस बार फायर सिटी में आने वाली उस जरूरी शख्सियत की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी गई थी। सिटी लॉर्ड के अलावा किसी को भी यह नहीं पता था कि वो व्यक्ति आखिर कौन है। इस रहस्य ने फायर सिटी के निवासियों की जिज्ञासा और भी बढ़ा दी। सुबह सुबह ही सड़कें लोगों से भर चुकी थीं और हर कोई उस जरूरी व्यक्ति की एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहा था। साउथ गेट से लेकर सिटी लॉर्ड्स मैंशन तक सड़क के दोनों ओर झंडे लहरा रहे थे। हर 1 मीटर की दूरी पर गार्ड्स खड़े थे। वे सभी कवच पहने हुए थे, उनकी आंखें सीधी सामने टिकी हुई थीं और वे अत्यंत गंभीर और प्रभावशाली मुद्रा में खड़े थे। रास्ते में कोई वास्तविक अवरोध नहीं था, लेकिन उनकी दबदबे वाली उपस्थिति ही इतनी शक्तिशाली थी कि आम नागरिक गार्ड्स की पंक्ति पार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे और केवल दूर से ही देख सकते थे। गंगा सड़क पर खड़ा नहीं हुआ। इसके बजाय उसने मुख्य सड़क के किनारे स्थित एक इन की 3री मंजिल पर बने प्राइवेट रूम की खिड़की खोल दी और वहीं से नीचे देखने लगा। वह भी इस तथाकथित जरूरी व्यक्ति के बारे में थोड़ा जिज्ञासु था। हालांकि उस समय गंगा जो देख रहा था वह साधारण लोगों की नज़र से बिल्कुल अलग था। बाकी लोग केवल तमाशा देख रहे थे, लेकिन उसकी नज़र उन चीज़ों पर थी जिन्हें आम लोग महसूस भी नहीं कर सकते थे। उसने पाया कि इस पूरे एवेन्यू के दोनों ओर बड़ी संख्या में एक्सपर्ट्स छिपे हुए थे। इंडक्शन पीरियड के कल्टिवेटर्स की संख्या तो गिनती से बाहर थी, सैकड़ों की संख्या में। इसके अलावा 7 या 8 कल्टिवेटर्स सोल कंडेंसेशन रेल्म के भी अलग अलग स्थानों पर मौजूद थे। इस तरह की व्यवस्था देखकर साफ समझ में आता था कि यह सब उस जरूरी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि किसी भी संभावित परेशानी को रोकने के लिए किया गया था। यदि कोई भी असामान्य गतिविधि होती तो ये लोग तुरंत कार्रवाई करके ट्रबल मेकर को पकड़ लेते। सुबह के 9 बजे से भी अधिक समय हो चुका था और मुख्य सड़क अब भी सुनसान पड़ी थी। सिटी गेट और सिटी लॉर्ड्स मैंशन के गेट्स दोनों खुले हुए थे, लेकिन उस रास्ते पर कोई नहीं चल रहा था। गंगा ने नीचे सड़क पर खड़े लोगों की बातचीत सुनी। लोग कह रहे थे कि फायर सिटी के सिटी लॉर्ड भोर होने से पहले ही अपने लोगों के साथ सिटी गेट पर पहुंच गए थे ताकि उस जरूरी अतिथि का स्वागत कर सकें। फायर सिटी का सिटी लॉर्ड एक शक्तिशाली वॉइड रेल्म एक्सपर्ट था। भले ही उसकी ताकत और प्रतिष्ठा अकबर जितनी न हो, लेकिन वह किसी भी तरह से छोटा व्यक्ति नहीं था। ये सुनकर गंगा धीरे से बुदबुदाया, लगता है सच में कोई बहुत जरूरी व्यक्ति आया है। समय धीरे धीरे बीतता रहा, लेकिन शहर के बाहर या सिटी लॉर्ड्स मैंशन की ओर जाने वाली सड़क पर बिल्कुल भी हलचल नहीं थी। जब लोग लगभग धैर्य खोने ही वाले थे, तभी साउथ गेट से कैरेजेस का एक काफिला शहर की मुख्य सड़क में प्रवेश करता हुआ दिखाई दिया और सिटी लॉर्ड्स मैंशन की ओर बढ़ने लगा। यह कोई साधारण काफिला नहीं था, बल्कि एक गार्ड ऑफ ऑनर था। सबसे आगे कैवलरी चल रही थी। वे अच्छी तरह प्रशिक्षित हॉर्स लाइक डेमोनिक बीस्ट्स पर सवार थे, जो कॉ फॉर्मेशन लेवल के थे, और वे अत्यंत स्थिर तथा समान कदमों से आगे बढ़ रहे थे।
उनके पीछे सैकड़ों कैवलरीमैन आगे बढ़ रहे थे। उनसे थोड़ी दूरी पर एक विशाल कैरेज दिखाई दी जो लगभग 30 मीटर लंबी और चौड़ी थी। इस कैरेज को कॉ फॉर्मेशन स्टेज के 18 स्नो टाइगर्स खींच रहे थे, जिससे वह अत्यंत भव्य और प्रभावशाली दिखाई दे रही थी। कैरेज पूरी तरह पर्दों से ढकी हुई थी, इसलिए अंदर कौन बैठा है ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। कैरेज के आगे घोड़े पर सवार एक वृद्ध व्यक्ति था जिसकी उपस्थिति बेहद प्रभावशाली थी। उसने गहरे सिल्वर रंग का आर्मर पहन रखा था। उसकी लंबाई लगभग 1.8 से 1.9 मीटर थी। उसका चेहरा गरिमा में था और उसके पीछे लाल क्लोक हवा में लहरा रहा था। उसकी नज़र शांत और उदासीन थी और वह आराम से अपने घोड़े को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन उसके आसपास एक अदृश्य दबाव महसूस हो रहा था। गंगा ने उस वृद्ध को ध्यान से देखा और मन ही मन कहा, वॉइड रेल्म। कुछ ही क्षण बाद उसने सड़क पर लोगों को कहते सुना कि कैरेज के आगे घोड़े पर बैठा वह वृद्ध फायर सिटी का सिटी लॉर्ड है, जिसका नाम पारस है। इसमें कोई संदेह नहीं था कि असली डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट उसी कैरेज के अंदर बैठा हुआ था। गंगा ने अपनी डिवाइन सेंस कैरेज के अंदर भेजने की कोशिश की ताकि वह अंदर बैठे व्यक्ति का कल्टिवेशन लेवल देख सके, लेकिन जैसे ही उसकी डिवाइन सेंस कैरेज के फ्रेम के किनारे तक पहुंची, उसे दूसरी डिवाइन सेंस ने रोक दिया और वह आगे नहीं जा सकी। वह डिवाइन सेंस समुद्र जितनी विशाल थी और वह कैरेज के किसी अरे से नहीं बल्कि सीधे अंदर बैठे व्यक्ति से निकल रही थी। इतनी शक्तिशाली स्पिरिचुअल सेंस। गंगा की भौहें हल्की उठ गईं। उसने तुरंत अपनी डिवाइन सेंस वापस खींच ली और उसके चेहरे पर हल्का सा भय दिखाई देने लगा। उसी समय कई अन्य लोग भी, जिनके मन में गंगा जैसा ही विचार आया था, अपनी डिवाइन सेंस भेजने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन उन्हें भी असफलता मिली और वे तुरंत पीछे हट गए। कैरेज धीरे धीरे आगे बढ़ी और सिटी लॉर्ड्स मैंशन के अंदर प्रवेश कर गई। जैसे ही मैंशन के गेट्स बंद हुए, कैरेज की खिड़की के पर्दे का एक कोना उठा और एक कोमल और सुंदर चेहरा बाहर दिखाई दिया। वह लड़की बाहर देखते हुए होंठ सिकोड़कर बोली, ग्रैंपा एम्परर, फायर सिटी को इतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत थी? कैरेज के अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन एक बूढ़ी और दयालु आवाज सुनाई दी, सोफिया, यह ऑफिशियल्स का रॉयल फैमिली के प्रति सम्मान है। भले ही यह सब औपचारिक लगे, लेकिन यदि ये औपचारिकताएं भी समाप्त हो जाएं तो हमारे रॉयल फैमिली की प्रतिष्ठा कहाँ रह जाएगी? ठीक है, ग्रैंडफादर एम्परर, जैसा आप चाहें। सोफिया ने हल्के से सिर हिलाया। जैसे ही कैरेज रुकी, वह दरवाजे की ओर बढ़ी, दरवाज़ा खोला और नीचे उतर गई। कैरेज के बाहर पारस सबसे आगे खड़ा था। उसके पीछे खड़े सभी ऑफिशियल्स और सोल्जर्स एक घुटने के बल झुक गए और सम्मानपूर्वक बोले, ग्रीटिंग्स, योर हाइनेस। साधारण रॉयल फैमिलीज को इतना सम्मान मिलना लगभग असंभव होता, क्योंकि उनके पास पर्याप्त शक्ति नहीं होती। लेकिन सोफिया अलग थी। भले ही उसकी कल्टिवेशन लेवल कम थी और उसकी शक्ति अधिक नहीं थी, लेकिन वह होली एम्परर की प्रिय थी, इसलिए उसे साधारण नज़रों से नहीं देखा जा सकता था। लॉर्ड को, कृपया उठिए। सोफिया ने खुद को ऊंचा नहीं समझा और आगे बढ़कर पारस को उठाया। पारस ने कैरेज के अंदर की ओर देखा और पूछा, मुझे नहीं पता कि हिज हाइनेस द एम्परर। तभी उनके पास की खाली हवा में एक शांत आवाज गूंजी, चलो, मैनर के काउंसिल हॉल में चलते हैं। यह एम्परर की आवाज थी। पारस बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। उसने तुरंत खाली स्थान की ओर मुड़कर एक घुटने के बल झुकते हुए कहा, ग्रीटिंग्स, योर हाइनेस एम्परर। बाकी सभी लोगों ने भी एक साथ झुककर कहा, ग्रीटिंग्स, योर मैजेस्टी द एम्परर। फिर वही आवाज थोड़ी दूर से सुनाई दी, सोफिया, जल्दी करो और पीछे आओ। लॉर्ड को, औपचारिकता छोड़ो और मेरे साथ चलो। सैनिक वहीं रुक गए, जबकि फायर सिटी के ऑफिशियल्स सोफिया के पीछे पीछे चल पड़े। जहां तक एम्परर का सवाल था, उसकी आवाज़ सभी सुन सकते थे, लेकिन उसका शरीर किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। वह कभी सामने नहीं आया, लेकिन सभी जानते थे कि वह वहीं मौजूद है। जब सभी लोग काउंसिल हॉल में पहुंच गए, तब पारस ने दरवाजे बंद करने और साउंड प्रूफ अरे सक्रिय करने का आदेश दिया। उसके बाद ही बैठक शुरू हुई। कुछ समय बाद गंगा सोच में पड़ गया। वह मन ही मन बोला, उसकी डिवाइन सेंस समुद्र जितनी विशाल है, उसके सामने मैं बिल्कुल नगण्य हूँ। जो जरूरी व्यक्ति शहर में आया है, वह संभवतः रॉयल फैमिली का अनडाइंग रेल्म एक्सपर्ट है। ये सोचकर वह हैरान रह गया कि आखिर रॉयल फैमिली का इतना शक्तिशाली एक्सपर्ट फायर सिटी में क्यों आया है।
अब शहर के गार्ड्स हट चुके थे और सड़कें फिर से खोल दी गई थीं, लेकिन फायर सिटी में इस घटना की चर्चा रुक नहीं रही थी। पूरे शहर में लोग इसी विषय पर बात कर रहे थे। गंगा ने मन ही मन सोचा, सिटी लॉर्ड्स मैंशन के गार्ड्स से कभी न कभी खबर बाहर जरूर आएगी। कल मैं शहर के टी हाउसेज और टैवर्न्स में जाकर देखूंगा कि क्या जानकारी मिल सकती है। ये सोचकर उसने खिड़की बंद की, अपने कमरे में लौट आया और फिर से कल्टिवेशन करने बैठ गया। फायर सिटी में स्थित विलियम एस टैवर्न एक छोटा सा सराय था, लेकिन अपने घर में बने विशेष शराब के कारण पूरे शहर में काफ़ी प्रसिद्ध था। आकार में छोटा होने के बावजूद उसकी शराब का स्वाद इतना अच्छा था कि अक्सर वहां ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। आज भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। विलियम एस टैवर्न पूरी तरह लोगों से भरा हुआ था, यहाँ तक कि सड़क पर भी कई अतिरिक्त मेज़ें लगा दी गई थीं। फिर भी बहुत से ग्राहकों को बैठने की जगह नहीं मिल रही थी और उन्हें मजबूर होकर वापस लौटना पड़ रहा था। टैवर्न का मालिक विलियम खुद ही वेटर का काम कर रहा था, लेकिन उसे व्यापार खोने की कोई चिंता नहीं थी। अगर वह सच में पैसा कमाने की लालसा रखता तो वह बहुत पहले ही अपनी दुकान को बड़ा कर चुका होता, लेकिन वह ऐसा करने में दिलचस्पी नहीं रखता था। वह बस इसी तरह का साधारण जीवन जीते हुए समय बिताना पसंद करता था। टैवर्न के एक कोने में एक सुंदर और आकर्षक युवक बैठा हुआ था। उसने अपने सामने रखा शराब का प्याला एक ही घूंट में खत्म कर दिया और उसके चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान दिखाई देने लगी। वह युवक कोई और नहीं बल्कि गंगा था। असल में विलियम एस टैवर्न में पहले से ही बैठने की जगह कम थी और आमतौर पर अकेले आने वाले लोगों को एक पूरी मेज पर बैठने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, लेकिन गंगा ने विलियम को 3 स्पिरिट स्टोन्स दे दिए थे, इसलिए विलियम के पास कुछ कहने का कोई कारण नहीं था और उसने गंगा को एक विशेष अतिथि की तरह सम्मान दिया। इस समय गंगा शांत बैठा हुआ था और पूरे टैवर्न में होने वाली हर बातचीत को ध्यान से सुन रहा था। खासकर वह कल शहर में आए उस जरूरी व्यक्ति से जुड़ी खबरों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता था। दरवाजे के पास रखी एक मेज पर 7 लोग बैठे हुए थे और उसी विषय पर उत्साह से चर्चा कर रहे थे। मोटे सिर और बड़े कानों वाला एक व्यक्ति अर्पित बाकी लोगों से बोला, क्या तुम लोगों ने सुना? कल शहर में जो जरूरी व्यक्ति आया था वह रॉयल फैमिली का अनडाइंग रेल्म एक्सपर्ट है। डेनिश मुस्कुराया और बोला, अरे ये तो भूत भी जानता होगा कि वह रॉयल फैमिली का अनडाइंग रेल्म एक्सपर्ट है, नहीं तो वॉइड रेल्म का कल्टिवेटर होने के बावजूद सिटी लॉर्ड को इतना सम्मान क्यों दिखाता? ये सुनकर बाकी लोग हंस पड़े, मानो उन्हें लगा हो कि अर्पित बस बेकार की बातें कर रहा है। अर्पित ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ अपनी आवाज़ धीमी की और बोला, हे, तुम लोग यह मत भूलो कि मेरा कज़न सिटी लॉर्ड्स मैंशन में क्या काम करता है। ये सुनकर डेनिश की आंखें चमक उठीं। अब याद आया, तुम्हारा कज़न तो लॉर्ड कू की सबसे छोटी बेटी का ग्रूम है। क्या उसने तुम्हें अंदर की कोई खबर बताई? अर्पित ने गर्व से कहा, बिल्कुल अंदर की खबर है, और वैसे भी यह कोई बड़ा रहस्य नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। कल जो जरूरी व्यक्ति आया था वह रॉयल फैमिली का एम्परर है। एम्परर? वह कौन है? डेनिश और बाकी लोग हैरान होकर उसे देखने लगे। अर्पित ने हल्की खांसी की, इधर उधर देखा और गंभीर आवाज में बोला, ये गुप्त जानकारी है, भले ही मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता। डेनिश एक पल के लिए चुप रहा, फिर जोर से हंस पड़ा और बोला, मुझे तो लगता है तुम्हें खुद कुछ पता नहीं है, या फिर तुम बस बकवास कर रहे हो। मैंने तो सिर्फ होली एम्परर का नाम सुना है। ये ब्राइट एम्परर, डार्क एम्परर जैसी कौन सी नई कहानी है? डेनिश की यह लापरवाह बात सुनकर अर्पित घबरा गया। उसने तुरंत उसका मुंह ढक दिया और घबराए आवाज में बोला, क्या तुम मरना चाहते हो? मैं सच कह रहा हूँ, वह सच में एम्परर ही है। टैवर्न के एक कोने में बैठा गंगा जब ये सुन रहा था तो एम्परर का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर आश्चर्य दिखाई दिया। आम लोग शायद यह नहीं जानते थे कि एम्परर कौन है, लेकिन शक्तिशाली गुटों से जुड़े लोग अक्सर दूसरे गुटों के शक्तिशाली पर्सन्स और उनकी ताकत के स्तर के बारे में जानते थे। गंगा ने भी ड्रैगन मार्शल एकेडमी में प्रशिक्षण के दौरान एम्परर का नाम पहले ही सुन रखा था। हजारों वर्षों के इतिहास में रॉयल फैमिली में कई होली एम्परर्स हुए थे जिन्होंने स्टार टेक्निक्स, कल्टिवेशन मेथड्स और सुपरनैचुरल पावर्स को आगे बढ़ाया था। इसके अलावा उनकी संतानों ने भी उनके रक्त और प्रतिभा को विरासत में पाया था, इसलिए रॉयल फैमिली में अनडाइंग रेल्म के बहुत से विशेषज्ञ मौजूद थे। कहा जाता है कि उनकी संख्या 30 से भी अधिक है।
इन अनडाइंग रेल्म के शक्तिशाली पर्सन्स को रॉयल फैमिली के भीतर एक विशेष पद दिया जाता था, ग्रैंड एल्डर। ये लोग सामान्य राजकीय मामलों में दखल नहीं देते थे, उनका पूरा ध्यान केवल कल्टिवेशन पर रहता था। वे केवल तब हस्तक्षेप करते थे जब रॉयल फैमिली किसी वास्तविक संकट में पड़ जाती थी। इन ग्रैंड एल्डर्स में से कुछ अत्यंत प्रतिभाशाली पर्सन्स को होली एम्परर द्वारा विशेष उपाधि दी जाती थी, एम्परर। और उन्हीं में से एक था एम्परर। एम्परर का असली नाम मोहन था। वह सेकंड एम्परर का परपोता था। चूंकि वह सेकंड एम्परर की पीढ़ी से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उसे सीधे सेकंड एम्परर का मार्गदर्शन मिला था और इसी कारण वह बेहद शक्तिशाली बन गया। ड्रैगन मार्शल अकेडमी के रिकॉर्ड के अनुसार वह 1000 साल पहले ही अनडाइंग रेल्म के मध्य चरण तक पहुंच चुका था। अब 1000 साल बीत चुके थे। हालांकि अनडाइंग रेल्म में आगे बढ़ना बेहद कठिन होता है, लेकिन गंगा को लगा कि इतने लंबे समय में एम्परर कम से कम अनडाइंग रेल्म के अंतिम चरण तक तो पहुंच ही चुका होगा। जब गंगा ने एम्परर के बारे में पढ़ा था, तब जिस चीज़ ने उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था वह थी वह डिवाइन कॉन्शियसनेस जिसे एम्परर ने समझा था, जिसे ट्रांसपेरेंट आर्टिस्टिक कंसेप्शन कहा जाता था। यह एक बेहद अजीब अवधारणा थी। जब इसे प्रयोग किया जाता तो ये किसी भी वस्तु को पारदर्शी बना सकती थी और उसे महसूस करना बेहद कठिन हो जाता था। गंगा ने मन ही मन सोचा, वास्तव में एम्परर, रॉयल फैमिली के भीतर उसकी स्थिति और प्रतिष्ठा शायद शीर्ष 10 में आती होगी, लेकिन वह फायर सिटी क्यों आया है? उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा और अचानक उसके मन में एक चौंकाने वाला विचार आया। क्या ऐसा हो सकता है कि इंपीरियल फैमिली स्वॉर्ड टूम में मौजूद डेमोनिक बीस्ट्स के खिलाफ कार्रवाई करने वाली हो? ये सोचकर गंगा अनायास ही भौहें सिकोड़ने लगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने तय किया कि वह इस मामले की तह तक जाएगा। उसी समय तवन के बाहर से कुछ लोग अंदर आए। बॉस, एक मेज लगाओ। अंदर आने वाला ये समूह आदमियों और महिलाओं का था। वे सभी युवा थे, उनका व्यवहार खुला और आत्मविश्वासी था, और उनके कपड़े भी काफी भड़कीले थे। साफ दिखाई दे रहा था कि वे साधारण लोग नहीं थे। तवन के मालिक विलियम तुरंत आगे आया। उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए सम्मानपूर्वक कहा, महोदय, आप लोग कुल 6 हैं, लेकिन यहाँ एक भी अतिरिक्त सीट नहीं है। कृपया क्षमा करें और कहीं और जाकर शराब पी लें। ये सुनते ही उस समूह की एक युवती ने बिना कुछ कहे सीधे विलियम के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। पाक! थप्पड़ की तेज आवाज पूरे तवन में गूंज उठी। उस समय भले ही तवन में जोरदार बातचीत चल रही थी, लेकिन हर किसी ने यह आवाज साफ साफ सुन ली। विलियम लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर लाल और सूजा हुआ हाथ का निशान उभर आया। त्वचा थोड़ी फट गई थी और उसके मुंह से कुछ टूटे हुए दांत बाहर गिर पड़े। हालांकि सामने वाले ने पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी विलियम गंभीर रूप से घायल हो गया था। वह घबराकर उन 6 युवाओं को देखने लगा। उनका व्यवहार इतना घमंडी था कि स्पष्ट था वे साधारण लोग नहीं थे। इसलिए एक छोटे से तवन का मालिक होने के नाते विलियम उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उस समूह से निकल रही खतरनाक आभा को महसूस करके और ये देखकर कि उस युवती की औरत ट्रू मैंशन स्टेज तक पहुंच चुकी थी, तवन में मौजूद बाकी लोगों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वे बीच में दखल दें। सभी लोगों ने तुरंत अपनी नज़रें हटा लीं। कोई भी उनकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने गलती से भी उनकी तरफ देखा तो शायद वे भी हमला कर दें। विलियम शर्मिंदा और घायल अवस्था में जल्दी से उठा। उसने मुंह के कोने से बह रहा खून पोंछा और विनम्रता से बोला, माननीय अतिथियों, सच में यहाँ कोई खाली सीट नहीं है, कृपया। वह युवती फिर से हाथ उठाकर उसे मारने ही वाली थी, लेकिन इस बार उसके बगल में खड़े एक युवक ने उसे रोक लिया और कहा, समीरा, किसी नीच व्यक्ति से उलझने की जरूरत नहीं है, इससे सिर्फ तुम्हारे हाथ गंदे होंगे। समीरा ने भौहें सिकोड़कर ठंडी आवाज में कहा, अगर सीनियर ब्रदर जू ने यह नहीं कहा होता कि यहाँ की शराब स्वादिष्ट है और हमें यहाँ मिलने के लिए नहीं बुलाया होता, तो हम तुम्हारी इस घटिया जगह पर कभी नहीं आते। विलियम सिर झुकाकर चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में अपमान की झलक साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वह कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। समीरा ने उस युवक की ओर देखा जिसने उसे रोका था और कहा, सीनियर भाई अब है हमें यहाँ सीनियर ब्रदर जू का इंतज़ार करना है, लेकिन यहाँ बैठने की जगह ही नहीं है। अब क्या करें? सूरज ने तवन में चारों ओर नज़र दौड़ाई।
फिर उसकी नज़र एक कोने में पड़ी और वह बोला, वहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठा है, चलो उसके साथ ही मेज़ साझा कर लेते हैं। समीरा नाम की उस महिला ने गंगा की ओर तिरस्कार भरी नज़र से देखा और व्यंग्य करते हुए कहा, यह अकेला बैठा है, फिर भी पूरी मेज़ घेर कर बैठा है, कितना घमंडी है। ये सुनकर तवन में मौजूद लोग भीतर ही भीतर निरुत्तर हो गए। अगर घमंड और दबंगई की बात की जाए तो भला तुम लोगों से ज्यादा कौन हो सकता है? समीरा ने होंठ सिकोड़ते हुए सूरज से कहा, सीनियर भाई अभय, मुझे दूसरों के साथ मेज साझा करने की आदत नहीं है, वैसे भी यह अकेला है, इसे कह दो कि यहाँ से दफा हो जाए। ये सुनकर गंगा हल्का सा हंस पड़ा। जिस मेज पर वह बैठा था वह बहुत बड़ी तो नहीं थी, लेकिन एक तरफ 2 लोग आराम से बैठ सकते थे। वह एक तरफ बैठा था, जिससे बाकी 3 तरफ जगह खाली थी। इस तरह वहां कुल 6 लोग आराम से बैठ सकते थे। लेकिन वह महिला बहुत ही निर्दयी निकली, वह सच में उसे वहां से भगा देना चाहती थी। गंगा को इस तरह के दिखावटी और घमंडी युवाओं का समूह बिल्कुल पसंद नहीं आया। असल में वह पहले ही वहां से जाने वाला था। अगर उन्होंने विलियम के साथ थोड़ा भी शिष्ट व्यवहार किया होता तो वह तुरंत उठकर चला जाता और उन्हें बैठने की जगह मिल जाती। लेकिन वे लोग न सिर्फ बदतमीजी कर रहे थे, बल्कि गंगा को भी दबाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए गंगा ने तय किया कि वह उन्हें थोड़ा सबक सिखाएगा। सूरज ने सिर हिलाते हुए समीरा से कहा, अगर जूनियर सिस्टर कियान किसी के साथ मेज साझा नहीं करना चाहती तो मैं जाकर उससे बात कर लेता हूँ। ये कहते हुए सूरज, समीरा और बाकी 5 लोगों को लेकर गंगा की ओर बढ़ गया। ये देखकर विलियम ने जल्दी से गंगा की ओर देखा और आंखों से इशारा किया कि वह उठकर चला जाए और लोटस अकेडमी के इन शिष्यों को जगह दे दे। वह नहीं चाहता था कि गंगा भी उसी तरह बुरी तरह पिटे जैसा कि वह खुद अभी हुआ था। लेकिन गंगा ने ऐसे दिखाया जैसे उसने विलियम का इशारा देखा ही नहीं। उसने आराम से अपना शराब का प्याला उठाया और धीरे धीरे उसका स्वाद लेने लगा। सच कहें तो भले ही यह तवन छोटा था, लेकिन यहाँ की शराब वास्तव में बहुत अच्छी थी। गंगा को बिल्कुल भी परवाह न करते देख बाकी लोगों के चेहरों पर दया और चिंता के भाव उभर आए। साफ दिख रहा था कि ये युवा साधारण लोग नहीं थे। अगर इन्हें नाराज किया गया तो केवल घायल होना ही नहीं, बल्कि जान भी जा सकती थी। सूरज गंगा के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसने ऊंची नज़र से देखते हुए आदेशात्मक लहजे में कहा, एक तरफ हट जाओ, हम इस मेज पर बैठना चाहते हैं। हालांकि उसने कहा था कि वह बात करने आया है, लेकिन उसके शब्दों में साफ आदेश झलक रहा था। गंगा ने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। उसने अपना शराब का प्याला उठाया, एक घूंट लिया और मुस्कुराते हुए बोला, विलियम, एस टैवन सच में अपनी प्रतिष्ठा के लायक है। यहाँ की शराब वाकई शानदार है। ये देखकर तवन में मौजूद सभी लोगों के चेहरे बदल गए। गंगा का यह व्यवहार स्पष्ट रूप से सामने वाले को उकसाने जैसा था। सबको लग रहा था कि अब ये युवक बुरी तरह मुसीबत में पड़ने वाला है। अनदेखा किए जाने पर सूरज की आंखें ठंडी हो गईं। उसने भारी आवाज में कहा, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी? गंगा ने हाथ हिलाते हुए ऐसे झटका दिया जैसे कोई मक्खी उड़ा रहा हो और नफरत भरे चेहरे से बोला, ये भनभनाने की आवाज कहाँ से आ रही है? क्या यहाँ मक्खियाँ हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सूरज अभी भी कंपैरेटिवली शांत था, लेकिन समीरा पहले ही अधीर हो चुकी थी। वह गुस्से से चिल्लाई और गंगा पर हमला करने ही वाली थी। जूनियर सिस्टर कियान, 1 मिनट। सूरज ने उसे रोक लिया। उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। उसने नीचे बैठे गंगा को देखते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है हम कौन हैं? गंगा ने अपना प्याला नीचे रखा और मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो कोई बोल भी रहा था। मुझे तो लगा बस मक्खियां भिन भी न रही हैं। फिर उसने विषय बदलते हुए पूछा, तो बताओ, तुम लोग कौन हो और उससे मेरा क्या संबंध? सूरज ने ठंडी हंसी हंसते हुए गर्व से सीना तानकर कहा, वास्तव में इसका तुमसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम सब फीनिक्स स्पिरिट अकेडमी के शिष्य हैं। ये सुनते ही पूरे तवन में हलचल मच गई। क्या ये फीनिक्स स्पिरिट अकेडमी के शिष्य हैं? अब समझ आया ये इतने घमंडी क्यों हैं। इनके पीछे फीनिक्स स्पिरिट अकेडमी है। जब तक ये सरकार को नाराज न करें, कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर वो युवक कोई साधारण व्यक्ति हुआ तो संभव है कि ये लोग उसे मार भी दें और सरकार भी अनदेखा कर दे।
चारों ओर धीमी धीमी फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोगों की नज़रें सूरज और उसके साथियों पर डर और सतर्कता से टिकी थीं। लोगों की प्रशंसात्मक और भयभीत नज़रों को महसूस करके सूरज और उसके साथी और भी घमंडी हो गए। लेकिन उन्होंने देखा कि गंगा अब भी वहीं शांति से बैठा है। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था और उसने सूरज की बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। सूरज की आंखों में सोच का भाव चमका। वह स्वभाव से काफी संयमी था। अगर सामने वाला बहुत शक्तिशाली निकला तो वह बेवजह मुसीबत नहीं मोल लेना चाहता था। उसने गंगा से कहा, ये जानते हुए भी कि हम लोटस अकेडमी के शिष्य हैं, तुम अब भी बैठे हुए हो। लगता है तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। बताओ, तुम आखिर हो कौन? गंगा मुस्कुराया और बोला, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुम लोग नाराज नहीं कर सकते। समीरा गुस्से से चीख पड़ी, रॉयल फैमिली को छोड़कर ऐसा कोई नहीं है जिसे हमारी फीनिक्स स्पिरिट अकेडमी नाराज न कर सके। गंगा ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, तुम तो बस ट्रू मैंशन स्टेज में हो। क्या तुम लोटस अकेडमी का प्रतिनिधित्व कर सकती हो? और वैसे भी इस ब्लैक स्टार पर केवल रॉयल फैमिली और लोटस अकेडमी ही नहीं है। सूरज ने ठंडी आवाज में कहा, लगता है तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। गंगा ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा, बस बहुत हुआ। बॉस ऋषभ से माफी मांगो, उसे 1000 स्पिरिट स्टोन्स का मुआवजा दो और तुरंत यहाँ से चले जाओ। ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना मुझे असभ्य होने के लिए मजबूर मत करो। तुम खुद मौत को बुला रहे हो। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कितने असभ्य हो सकते हो। समीरा अब खुद को रोक नहीं सकी। उसने तुरंत हाथ घुमाकर एक 5 पैटर्न सेलेस्टियल वेपन स्वॉर्ड निकाली और बिजली की तरह गंगा पर हमला कर दिया। सूरज की आंखें ठंडी और तेज थीं, लेकिन इस बार उसने उसे नहीं रोका। गंगा का तिरस्कार उसे बहुत खल रहा था। यह अच्छा मौका था समीरा से सामने वाले की ताकत जांचने का। अगर वह कमजोर निकला तो उसे सीधे मार दिया जाएगा। जहां तक सरकार का सवाल था, लोटस अकेडमी के लिए इस मामले को संभालना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि समीरा स्वभाव से आवेगी थी, लेकिन वो मूर्ख नहीं थी। गंगा की शांति देखकर वह सतर्क हो गई। उसे लगा कि उसके पास जरूर कोई सहारा होगा, इसलिए हमला करते समय उसने लापरवाही नहीं की और ट्रू मैंशन रेल्म के मिड स्टेज की अपनी पूरी ट्रू एसेंस तलवार पर केंद्रित कर दी। हालांकि उसने कोई सुपरनैचुरल पावर इस्तेमाल नहीं की, लेकिन इस वार की शक्ति फिर भी भयानक थी। तलवार की हवा से आसपास की मेजें और कुर्सियां टूटकर बिखर गईं। आसपास बैठे शराबी ग्राहक डर से पीले पड़ गए। तलवार की ऊर्जा से वे उड़कर दूर जा गिरे। तवन में मौजूद अक्सर लोग फायर सिटी के सबसे निचले स्तर के साधारण निवासी थे। वे अक्सर ट्रू मैंशन स्टेज के कल्टिवेटर्स को देखते थे, लेकिन फिर भी ऐसे कल्टिवेटर्स उनके लिए बेहद शक्तिशाली और दूर की चीज थे। जैसे ही समीरा ने हमला किया, उसकी ताकत देखकर सबकी सांसें थम गईं। दरवाजे के पास वाली मेज पर बैठे अर्पित का मोटा चेहरा डर से भर गया। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बुरा हुआ, ये औरत किसी को मारने वाली है। वो लड़का अब गया। डेनिश ने धीमी आवाज में कहा, लोटस अकेडमी के शिष्य सच में बहुत निर्दयी हैं। क्या उन्हें कानून की बिल्कुल परवाह नहीं? अर्पित ने होंठ सिकोड़ते हुए बुदबुदाया, जिसके पास ताकत होती है, वह सच में कुछ भी कर सकता है। पलक झपकते ही सबकी निगाहों के सामने समीरा की ट्रू एसेंस से भरी तलवार गंगा के बाएं सीने से केवल 10 सेंटीमीटर दूर पहुंच चुकी थी। लेकिन गंगा अब भी वहीं बैठा था। उसने कोई हरकत नहीं की। अगर ये तलवार उसके सीने में घुस जाती तो उसकी मौत निश्चित थी। तो ये सिर्फ एक पागल निकला जो बकवास कर रहा था। जीत के भरोसे से भरी समीरा के चेहरे पर घमंडी मुस्कान आ गई। गंगा के बिल्कुल भी प्रतिरोध न करने के बावजूद उसने कोई दया नहीं दिखाई। उसकी आंखों में चमकती ठंडी हत्या की भावना किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थी। सिर्फ एक कचरा। जब सूरज ने देखा कि गंगा बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो उसके मन के संदेह पूरी तरह खत्म हो गए। उसके चेहरे पर तुरंत तिरस्कार का भाव उभर आया। उसकी नज़र में गंगा अब बस एक लाश बनने वाला था। फीनिक्स स्पिरिट अकेडमी के बाकी शिष्य भी ठंडी मुस्कान के साथ गंगा को देख रहे थे। उनकी आंखों में साफ उपहास झलक रहा था। लेकिन उसी क्षण अचानक गंगा हिल गया। जब समीरा की 5 पैटर्न सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट स्वॉर्ड उसके बाएं सीने से 5 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर पहुंच चुकी थी, तभी गंगा ने अपनी चाल चली।
उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। उसने अपना हाथ सीने के सामने उठाया, उंगली से हल्का सा झटका दिया और उसकी उंगली पर संकुचित ट्रू एनर्जी की एक धारा बनकर सीधे समीरा की तलवार पर जा टकराए। क्लैंग! एक तेज और साफ आवाज गूंजी, मानो किसी पत्थर पर धातु टकराई हो। समीरा को तलवार की नोक से अचानक एक भयानक पार्श्व बल महसूस हुआ। उस झटके से उसकी हथेली फट गई और वह शक्ति उसकी बांह से होती हुई सीधे उसके आंतरिक अंगों तक पहुंच गई। स्विश! तलवार तुरंत उसके कंट्रोल से बाहर हो गई और उसके हाथ से छूटकर उड़ गई। समीरा के चेहरे पर भय छा गया। वह कई कदम पीछे लड़खड़ा गई। किसी तरह संतुलन पाने के बाद उसने खांसते हुए मुंह से खून उगल दिया और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उधर उड़ती हुई तलवार धड़ाम से जाकर एक लकड़ी के स्तंभ में धंस गई, उसे आर पार भेदते हुए पीछे दीवार के पास रखे शराब के बड़े मटके से टकराई, फिर एक तेज आवाज के साथ जमीन में धंस गई और गायब हो गई। पूरी विलियम एस टैवन अचानक पूरी तरह शांत हो गई। बस एक हल्की आवाज सुनाई दे रही थी, टूटे हुए मटके से शराब धीरे धीरे बह रही थी। सब लोग स्तब्ध होकर गंगा को देख रहे थे। सिर्फ एक उंगली झटक कर उसने समीरा को हरा दिया था। आखिर उसकी ताकत कितनी भयानक थी। हालांकि समीरा को खून उगलते देख विलियम एस टैवन के ग्राहकों के मन में गुप्त संतोष भी था। इन घमंडी लोगों को सबक मिलना ही चाहिए था, लेकिन कोई भी इसे खुलकर दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब बस मन ही मन खुश हो रहे थे। फीनिक्स स्पिरिट अकेडमी के उन शिष्यों को भी अब समझ आ गया कि आज उन्होंने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया है। जूनियर सिस्टर कियान, तुम ठीक हो? सूरज अपने होश में आया और तुरंत समीरा को सहारा देते हुए चिंतित होकर पूछा। समीरा ने गंगा की ओर डर भरी नजर से देखा, फिर गंभीर आवाज में बोली, उसकी ट्रू एनर्जी बहुत शक्तिशाली है। तलवार के जरिए वह सीधे मेरे शरीर में पहुंची और मेरे कई आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचा दिया। मेरी चोटें बहुत गंभीर हैं। शायद ठीक होने में बहुत समय लगेगा और संभव है कि इसके स्थायी प्रभाव भी रह जाएं। ये सुनकर सूरज का चेहरा तुरंत बेहद बदसूरत हो गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि गंगा इतना शक्तिशाली होगा। हालांकि सूरज खुद ट्रू मैंशन रेल्म के लेट स्टेज में था, लेकिन उसकी ताकत समीरा से बहुत ज्यादा नहीं थी। गंगा ने इतनी आसानी से समीरा को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अगर वह खुद लड़ता तो परिणाम शायद वही होता या उससे भी बदतर। और स्थिति का विश्लेषण करने के बाद उसने समझ लिया कि अगर वे छहों मिलकर भी हमला करें, तब भी शायद गंगा का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उसने तुरंत हीलिंग पिल्स निकाल कर समीरा को दी। फिर उसने गंगा की ओर देखा, जो आराम से बैठकर शराब पी रहा था, और वह गहरे द्वंद्व में पड़ गया। अगर वह ऐसे ही चला जाए तो ये बेहद बेरहम होगा, लेकिन अगर वह लड़ाई जारी रखता है तो जीतना असंभव है। क्या जाते समय कुछ धमकी भरे शब्द कहे जाएं, लेकिन गंगा के स्वभाव को देखकर लग रहा था कि अगर उसने जरा भी ऊंची आवाज में बात की तो शायद वह यहां से जीवित ही न निकल पाए। काफी सोचने के बाद सूरज ने फैसला किया, बदला बाद में लिया जाएगा। आज के लिए उसे अपमान सहना ही पड़ेगा। चलो। गंभीर चेहरे के साथ सूरज ने अपने साथियों को आवाज दी और विलियम एस टैवन से बाहर जाने के लिए मुड़ गया। लेकिन उन्होंने अभी एक कदम ही बढ़ाया था कि अचानक अंगूठे जितनी मोटी ट्रू एनर्जी की एक किरण सूरज के पैरों के सामने जमीन पर आ गिरी। जमीन में तुरंत एक छोटा सा काला गड्ढा बन गया। उसमें ज्यादा शक्ति दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसमें समाई ट्रू एनर्जी की तरंगों को महसूस करते ही सूरज का चेहरा बदल गया और वह तुरंत रुक गया। उसने अभी उस ट्रू एनर्जी को महसूस भी नहीं किया था कि वह पहले ही जमीन में समा चुकी थी। अगर वह ट्रू एनर्जी दिशा बदलकर उसके सिर के पीछे आ जाती, तो क्या वह अभी तक जीवित रहता? सूरज के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसने कठिनाई से निगलते हुए गंगा की ओर देखा और भारी आवाज में बोला, जहां तक हो सके नरमी बरतनी चाहिए। हम तो जा ही रहे थे, फिर भी तुम इतना निर्दयी क्यों हो? समीरा ने दांत भींचते हुए ठंडी आवाज में कहा, तुम सच में बहुत ताकतवर हो, लेकिन हमारी लोटस अकेडमी भी कोई कमजोर नहीं है। अगर तुम सच में हमें मार दोगे तो यकीन मानो तुम रूबी काउंटी से जिंदा बाहर नहीं निकल पाओगे। गंगा ने ठंडी नजर से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में भयानक हत्या की भावना चमक रही थी। अगर तुम्हें मरना है तो मुझे तुम्हें मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सुनते ही समीरा का शरीर कांप उठा। उसने तुरंत नजर झुका ली।
उसे पहली बार एहसास हुआ कि लोटस अकेडमी की प्रतिष्ठा गंगा के सामने बिल्कुल बेकार है। उसे जरा भी डर नहीं था। सूरज ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, तुम आखिर चाहते क्या हो? गंगा ने विलियम की ओर इशारा किया। इस बॉस से माफी मांगो, फिर उसे 1000 स्पिरिट स्टोन्स दो। सूरज की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन उसने तुरंत 1000 स्पिरिट स्टोन्स निकालकर मेज पर रख दिए। फिर विलियम की ओर झुककर बोला, हमारे व्यवहार के लिए क्षमा करें। विलियम घबरा गया और जल्दी से हाथ हिलाने लगा। नहीं, नहीं, मैंने कोई बुरा नहीं माना। हालांकि वह इन घमंडी शिष्यों से नफरत करता था, लेकिन बदले के डर से वह उनका अभिवादन स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। माफी मांगने और स्पिरिट स्टोन्स देने के बाद सूरज ने गंगा की ओर देखा और सीधे बाहर निकलने लगा। रुको, गंगा ने धीरे से कहा। सूरज ने दांत भींचते हुए पीछे मुड़कर पूछा, अब क्या चाहिए तुम्हें? गंगा शांत स्वर में बोला, तुम लोगों ने मेरी शराब पीने की शांति भंग की और लगभग मुझे मार ही दिया था। अभी मैंने उसका हिसाब नहीं किया है। ऐसे ही कैसे जा सकते हो? सूरज ने गुस्सा दबाते हुए कहा, तो बताओ तुम क्या चाहते हो? गंगा ने सूरज और उसके 6 साथियों की ओर देखा। अपने अपने स्टोरेज रिंग्स से पहचान की मुहर हटाओ और उन्हें मुझे दे दो, फिर तुम लोग जा सकते हो। ये सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। स्टोरेज रिंग में उनका पूरा धन और सामान था। अगर वह दे दिया तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गंगा इतनी बड़ी मांग करेगा। समीरा ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई, तुम्हारी यह शर्त बहुत ज्यादा है। गंगा हल्का सा हंसा, ज्यादा है? फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, अगर मैं सक्षम न होता तो तुम मुझे अभी मार चुके होते। क्या वह ज्यादा नहीं होता? समीरा चुप हो गई। तब सूरज बोला, क्या हम इस पर बात कर सकते हैं? हम तुम्हें कुछ स्पिरिट स्टोन्स दे सकते हैं। गंगा ने अपना प्याला नीचे रखा। अचानक उसका और भयानक हो गया। उसकी हत्या की भावना सूरज और उसके साथियों को पूरी तरह घेरने लगी। वह धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में बोला, मुझे लगता है तुम्हारी जान के बदले स्टोरेज रिंग्स लेना तो बहुत ही उचित सौदा है। अचानक पुफ, सूरज के पास खड़ा एक पर्पल मैंशन स्टेज का शिष्य अचानक खून उगलने लगा। गंगा के दबाव को सहन न कर पाने के कारण वह घायल हो गया था। यहाँ तक कि ट्रू मैंशन स्टेज के सूरज और समीरा भी असहज महसूस कर रहे थे। उनका खून उबल रहा था और ट्रू एसेंस भी ठीक से प्रवाहित नहीं हो पा रहा था। सूरज के मन में भय उमड़ पड़ा। उसकी कल्टिवेशन कम से कम स्पिरिचुअल रेल्म के मिड स्टेज में है। अब उसे समझ आया कि गंगा उसकी कल्पना से भी ज्यादा शक्तिशाली है। पीछे खड़े एक शिष्य ने धीरे से कहा, सीनियर भाई अभय ओ, स्टोरेज रिंग्स दे देते हैं। अगर हमने इसे और नाराज किया तो शायद हम सच में यहीं मर जाएंगे। अंततः सूरज ने दांत भींच लिए। उसने अपने स्टोरेज रिंग से पहचान मिटाई, आगे बढ़कर उसे गंगा की मेज पर रख दिया और बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। लेकिन उसके मन में भयंकर क्रोध उबल रहा था। सीनियर ब्रदर जू अभी आने ही वाला है। मैं देखता हूं तब तुम हमारे स्टोरेज रिंग्स कैसे संभालते हो। जब सूरज ने अपना स्टोरेज रिंग सौंप दिया तो समीर और बाकी लोग भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्होंने जल्दी जल्दी अपने स्टोरेज रिंग्स से डिवाइन सेंस इम्प्रिंट मिटाया, उन्हें गंगा की मेज पर रख दिया और घबराहट में विलियम एस टैवन से बाहर निकल गए। हा हा हा, जैसे ही लोटस अकेडमी के वे शिष्य बाहर गए, पूरे तवन में जोरदार हंसी गूंज उठी। असल में वहां मौजूद सभी लोग उन घमंडी लोगों से बेहद नफरत करते थे, लेकिन कोई भी उनसे उलझने की हिम्मत नहीं करता था। अब जब गंगा ने लोटस अकेडमी के शिष्यों को बुरी तरह सबक सिखाया तो सबके दिलों में संतोष की भावना उमड़ आए। साथ ही सभी लोग ये सोचने लगे कि आखिर गंगा कौन है। वह न सिर्फ शक्तिशाली था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उसे फीनिक्स स्पिरिट अकेडमी की ताकत से बिल्कुल भी डर नहीं था। गंगा ने मेज पर रखे 6 स्टोरेज रिंग्स को देखा। अंदर कोई खास कीमती चीज नहीं थी। कुछ स्पिरिट स्टोन्स के अलावा ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो उसके काम की हो। रिंग्स को समेटने के बाद वह तवन से निकलने की तैयारी करने लगा। उसी समय तवन का मालिक विलियम उसके पास आया। उसने झुककर गंगा को प्रणाम किया और कृतज्ञता से बोला, यंग मास्टर, आपका बहुत धन्यवाद। ये कहकर उसने वह 1000 स्पिरिट स्टोन्स गंगा की मेज पर रख दिए और बोला, मैं ये स्पिरिट स्टोन स्वीकार नहीं कर सकता। कृपया इन्हें वापस ले लीजिए, यंग मास्टर।
इसके अलावा विलियम ने वे स्पिरिट स्टोन्स भी लौटा दिए जो गंगा ने पहले उसे दिए थे। गंगा ने हाथ हिलाकर स्पिरिट स्टोन्स वापस उसकी ओर धकेल दिए और कहा, मुझे चिंता है कि वे फीनिक्स स्पिरिट अकेडमी के शिष्य बाद में तुम्हें परेशान करेंगे। ये 1000 स्पिरिट स्टोन्स तुम्हारे लिए काफ़ी होंगे। तुम इनसे अधिकारियों को मना सकते हो या उनकी सुरक्षा ले सकते हो, इसलिए इन्हें रख लो, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। विलियम कुछ कहने ही वाला था कि गंगा ने आगे कहा, ये स्पिरिट स्टोन्स मेरे लिए ज़रूरी नहीं हैं, लेकिन तुम्हारी जान बचा सकते हैं। अगर सच में मुझे धन्यवाद देना चाहते हो तो इन्हें स्वीकार कर लो। विलियम कुछ पल के लिए झिझका, लेकिन अपनी सुरक्षा के बारे में सोचकर आखिरकार उसने सिर हिलाया और स्पिरिट स्टोन स्वीकार कर लिए। उसने गंगा से कहा, यंग मास्टर, मेरे पास आपको धन्यवाद देने के लिए कुछ खास नहीं है। कृपया मेरे साथ आइए, मैं आपको अपनी सबसे कीमती शराब और व्यंजन चखाता हूँ। ये कहकर विलियम आगे बढ़ा और गंगा को तवन के पीछे बने वाइन सेलर की ओर ले गया। गंगा भी तुरंत जाने की जल्दी में नहीं था, वह विलियम के पीछे चल पड़ा। उसने सोचा कि विलियम की खास शराब चख ली जाए और साथ ही यह भी देखा जाए कि क्या सूरज और उसके साथी बदला लेने वापस आते हैं। उधर सूरज, समीरा और बाकी 5 लोग विलियम एस टैवर्न से बहुत दूर नहीं गए। वे सड़क के दूसरी ओर स्थित एक रेस्टोरेंट में बैठ गए और दूसरी मंजिल से विलियम एस टैवर्न के प्रवेश द्वार को देखते रहे। उनके चेहरों पर गहरा क्रोध और अपमान साफ दिखाई दे रहा था। खासकर समीरा, उसका चेहरा पीला था, आंखों में गुस्सा भरा हुआ था और दांत कसकर भींचे हुए थे, मानो वह गंगा को जिंदा निगल जाना चाहती हो। काफी देर की चुप्पी के बाद समीरा ने भारी आवाज में कहा, सीनियर भाई अब क्या करें? सूरज का चेहरा गंभीर था। उसने कहा, जब सीनियर ब्रदर जू आएंगे तब उन्हें सारी बात बताएंगे, फैसला वही करेंगे। समीरा बोली, सीनियर ब्रदर जू पहले ही स्पिरिचुअल रेल्म के पीक तक पहुंच चुके हैं। उनका कंट्रैक्टेड डेमन बीस्ट बहुत छोटा है और वह उसे अपने साथ ही रखते हैं। अगर वे कार्रवाई करें तो वह लड़का उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। सूरज ने कहा, हम 6 के स्टोरेज रिंग्स छीन लिए गए हैं। ये लोटस अकेडमी के लिए बहुत बड़ा अपमान है। सीनियर ब्रदर जू इसे अनदेखा नहीं करेंगे। समीरा की आंखों में उम्मीद चमक उठी। जब सीनियर ब्रदर जू आएंगे मैं उनसे जरूर कहूंगी कि उस आदमी को मार दें। उसी समय एक पर्पल मैंशन स्टेज का शिष्य अचानक खड़ा हो गया और सड़क के पार विलियम एस टैवर्न के सामने देखने लगा। सीनियर ब्रदर जू आ गए। सबकी नजरें तुरंत उधर मुड़ गईं। विलियम एस टैवर्न के सामने एक नीले वस्त्रों में मध्यम आयु का व्यक्ति खड़ा था। उसकी आभा प्रभावशाली थी और वह धीरे धीरे तवन की ओर बढ़ रहा था। फीनिक्स स्पिरिट अकेडमी के शिष्यों के चेहरों पर उत्साह आ गया। सूरज तुरंत खड़ा हुआ और आवाज पहुंचाते हुए बोला, सीनियर ब्रदर जू, हम यहाँ हैं। विलियम एस टैवर्न के सामने खड़े उस व्यक्ति ने आवाज सुनी। उसने मुड़कर सामने वाले रेस्टोरेंट की तीसरी मंजिल की खिड़की की ओर देखा, जहां से सूरज और बाकी लोग हाथ हिला रहे थे। अपने जूनियर ब्रदर्स और सिस्टर्स को पहचानकर उसने हल्का सिर हिलाया और रेस्टोरेंट की ओर चल पड़ा। अगर गंगा इस व्यक्ति का चेहरा देख लेता तो उसे ये बिल्कुल अनजान नहीं लगता, क्योंकि लोटस अकेडमी का ये सीनियर ब्रदर जू वही जुनैड था जो पहले अरबापुर सिटी में गंगा से भिड़ चुका था। उस समय वह ब्लैक फायर सेक्ट की शाखा में घुसकर जिमी की डिवाइन सोल को हथियाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गंगा से हारकर उसे भागना पड़ा था और उसकी सारी योजनाएं विफल हो गई थीं। उसके बाद जुनैड लोटस अकेडमी लौट आया और पूरी तरह कल्टिवेशन में लग गया। उसे डेमोनिक बीस्ट्स को वश में करने की असाधारण प्रतिभा थी। जब वह स्पिरिचुअल रेल्म के लेट स्टेज में था तब भी वह रॉक ब्रेकिंग रैट जैसे स्पिरिचुअल पीक के डेमन बीस्ट को वश में कर चुका था। अब जब वह स्पिरिचुअल रेल्म के पीक पर पहुंच चुका था और उसने 2 और स्पिरिचुअल पीक डेमोनिक बीस्ट्स को वश में कर लिया था तो उसकी कॉम्बैट पावर बहुत बढ़ चुकी थी। फीनिक्स स्पिरिट अकेडमी के पर्पल मैंशन रेल्म के शिष्यों में उसकी स्थिति भी काफ़ी ऊंची हो गई थी। जैसे ही वह रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ, सूरज और बाकी 6 लोग नीचे आकर उसका स्वागत करने लगे। उसे देखते ही सबने झुककर सम्मानपूर्वक कहा, सीनियर ब्रदर जू। जुनैड ने सिर हिलाया, फिर सड़क के पार विलियम एस टैवर्न की ओर इशारा करते हुए पूछा, विलियम एस टैवर्न भले छोटा है लेकिन मैं कई बार वहां गया हूं। वहां की शराब सच में अच्छी है। मैंने तुम लोगों को वहीं मिलने के लिए बुलाया था।
तो तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? सूरज ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, सीनियर ब्रदर जू, यह एक लंबी कहानी है। ऊपर चलिए, हम आपको सब विस्तार से बताते हैं। जुनैद थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन तुरंत सूरज और बाकी लोगों के साथ ऊपर चला गया। तीसरी मंजिल के प्राइवेट रूम में पहुंचकर सूरज ने दुखी चेहरे के साथ कहा, सीनियर ब्रदर जू, विलियम, एस टैवर्न में हमें एक शक्तिशाली व्यक्ति मिला। जूनियर सिस्टर कियान गंभीर रूप से घायल हो गई और हमारे सभी स्टोरेज रिंग्स भी छीन लिए गए। ये सुनते ही जुनैद का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। उसने समीरा की चोटें जांची, एक पिल निकालकर उसे दी और कहा, जूनियर सिस्टर कियान, तुम्हारी चोटें बहुत गंभीर हैं। अगले 1 महीने तक तुम्हें अपनी वाइटल एनर्जी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, नहीं तो सिर्फ दुष्प्रभाव ही नहीं होंगे, तुम्हारी कल्टिवेशन भी रुक सकती है। ये सुनकर समीरा स्तब्ध रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी चोट इतनी गंभीर है। जुनैद ने सूरज की ओर देखा और पूछा, आखिर हुआ क्या था? तुम लोगों का किसी से झगड़ा कैसे हो गया और उस व्यक्ति ने इतनी निर्दयता क्यों दिखाई? सूरज बोला, विलियम, एस टैवर्न में कोई सीट नहीं थी। हमने देखा कि एक व्यक्ति अकेला बैठा है, इसलिए सोचा उसके साथ मेज साझा कर लें, लेकिन अचानक विवाद हो गया और उसने हमला कर दिया। जुनैद ठंडी हंसी हंसा, मैं तुम लोगों को अच्छी तरह जानता हूं। तुम लोग जरूर उसे वहां से भगा रहे होंगे, है ना? सूरज का दिल धक से रह गया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह तुरंत खड़ा हुआ और झुककर बोला, सीनियर ब्रदर जू, ठीक है, सफाई देने की जरूरत नहीं। जुनैद ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया, फिर समीरा की ओर देखकर बोला, बाकी कोई घायल नहीं हुआ, सिर्फ तुम हुई हो। इसका मतलब तुम सबसे ज्यादा घमंडी रही होगी। मैं तुम्हारा स्वभाव जानता हूं, तुम उसे मारने वाली थी, है ना? समीरा और जुनैद अच्छे दोस्त थे। उसने होंठ फुलाते हुए हल्की नखरीली आवाज में कहा, सीनियर ब्रदर जू, वो आदमी बहुत परेशान करने वाला था, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैंने हमला कर दिया। जुनैद ने कहा, कारण चाहे जो भी हो, इस वर्ल्ड में ताकत ही सब कुछ है। तुम लोग फीनिक्स स्पिरिट एकेडमी के शिष्य हो। उस आदमी का तुम्हें घायल करना और फिर स्टोरेज रिंग्स छीन लेना, ये बहुत ज्यादा है। उसकी आंखों में ठंडी चमक उभरी। वह खड़ा हो गया और बोला, मैं तुम्हारा सीनियर ब्रदर हूं। ऐसे मामले में तुम्हारे लिए खड़ा होना मेरा कर्तव्य है। चलो मेरे साथ विलियम, एस टैवर्न चलते हैं। जब जुनैद ने कहा कि वह उनके लिए खड़ा होगा, तो सूरज और समीरा दोनों बेहद खुश हो गए। उन्होंने तुरंत झुककर कहा, धन्यवाद सीनियर ब्रदर जू। जुनैद ने हाथ हिलाते हुए कहा, हम एक ही सेक्ट से हैं, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह सबसे पहले बाहर निकल गया। चलते चलते उसने पूछा, वैसे वो व्यक्ति इतना घमंडी था, उसकी पहचान क्या है? क्या वो इस बार आए रॉयल फैमिली के लोगों में से कोई हो सकता है? सूरज ने जवाब दिया, वह बहुत युवा है और मुझे उसकी पृष्ठभूमि के बारे में कुछ नहीं पता। वह विलियम, एस टैवर्न में अकेले शराब पी रहा था, इसलिए वह रॉयल फैमिली का सदस्य तो नहीं लगता। जुनैद ने कहा, इस बार रॉयल फैमिली रूबी काउंटी में अकेडमी के साथ जरूरी मामलों पर चर्चा करने आई है। हमें कोई परेशानी खड़ी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर वह रॉयल फैमिली का सदस्य नहीं है तो उसे मारने में कोई समस्या नहीं है। बात करते करते वे विलियम, एस टैवर्न के दरवाजे तक पहुंच गए। अंदर से जोर जोर से बातें और हंसी की आवाजें आ रही थीं। हा, अभी फीनिक्स स्पिरिट एकेडमी के शिष्यों के डर के मारे चेहरे देखने लायक थे। वे लोग बहुत घमंडी हैं, उन्हें सबक मिलना ही चाहिए। उस महिला शिष्या का व्यवहार बहुत घटिया था। उसने बिना कुछ कहे बॉस ऋषभ को घायल कर दिया। तवन के ग्राहक अभी भी उसी घटना के बारे में चर्चा कर रहे थे। उनकी बातें सीधे दरवाजे पर खड़े जुनैद और बाकी लोगों के कानों तक पहुंच रही थीं। ये सुनते ही सूरज का चेहरा तुरंत बदल गया। वो अंदर कदम रखता हुआ आगे बढ़ा और उसके शरीर से एक अदृश्य ऑरा फैल गया, जिससे तवन में बैठे सभी लोग चौंक गए। ये लोग फिर से क्यों लौट आए? तुरंत पूरा तवन शांत हो गया। पीठ पीछे हंसना एक बात थी, लेकिन अगर कोई सूरज और उसके साथियों के सामने कुछ कह देता तो परिणाम भयानक हो सकते थे। तवन का माहौल तुरंत ठंडा और तनावपूर्ण हो गया। सभी ग्राहकों ने सिर झुका लिया। कोई भी सूरज और उसके साथियों की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कई लोग तो डर के मारे कांप रहे थे।
समीरा का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो उन ग्राहकों पर अपना क्रोध निकालना चाहती थी। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल थी, फिर भी कुछ साधारण लोगों को सबक सिखाने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी, जुनैड ने उसे एक नज़र से रोक दिया और ठंडी आवाज में कहा, वे सिर्फ कचरा हैं। अगर तुम कचरे से उलझोगी तो तुम खुद क्या बन जाओगी? समीरा ने भौहें सिकोड़ ली, फिर रुक गई और सिर हिलाते हुए बोली, सीनियर ब्रदर जू सही कह रहे हैं। जुनैड ने उसे देखते हुए कहा, तुम और वे लोग अलग स्तर के हो। आगे से इतनी आसानी से गुस्सा मत किया करो, समझी? जुनैड उम्र में समीरा से बड़ा था और उसकी कल्टिवेशन भी बहुत ऊंची थी, इसलिए समीरा ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिला दिया। तवन के लोगों ने ये देखकर समझ लिया कि यह सीनियर ब्रदर जू जरूर लोटस अकेडमी के शिष्यों का मददगार है और गंगा से बदला लेने आया है। सभी के मन में चिंता पैदा हो गई, क्या गंगा इतना शक्तिशाली विरोधी संभाल पाएगा? जुनैड की नज़र पूरे तवन में घूमी। उसे वहां केवल कम कल्टिवेशन वाले साधारण लोग दिखाई दिए, जो उसकी आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। उसने सूरज से पूछा, क्या वो व्यक्ति पहले ही जा चुका है? सूरज ने तवन के अंदर देखा और हैरान होकर बोला, अजीब है, हम लोग लगातार दरवाजे पर नजर रखे हुए थे, हमने उसे बाहर निकलते नहीं देखा, फिर वह अचानक गायब कैसे हो गया? समीरा ने असंतोष से कहा, क्या वह हमारी बदले की भावना से डरकर पीछे के दरवाजे से भाग गया? जुनैड कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, फीनिक्स स्पिरिट अकेडमी को नाराज करना आसान नहीं है। भले ही वह तुम लोगों के साथ कठोर था, लेकिन शायद वह फिर भी सावधान था और चुपचाप निकल गया होगा। लेकिन उसने तुम्हें अपमानित किया है, मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा, मैं उसे ढूंढकर कठोर दंड दूंगा। समीरा की आंखें घूमी, वह दरवाजे के पास वाली मेज तक गई और जोर से हाथ पटका। धड़ाम, मेज तुरंत टूटकर बिखर गई। वहां बैठे डैनिश और अर्पित डर से कांपने लगे। उन्होंने सिर झुका लिया, कहीं समीरा उन्हें ही निशाना न बना ले। समीरा ने मेज की ओर देखा और उसकी नज़र अर्पित के मोटे चेहरे पर पड़ी। उसने ठंडी आवाज में पूछा, ए मोटू, तुम्हें पता है वह लड़का कहाँ गया? अर्पित डर के मारे कांप रहा था। उसने सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं की। उसने तवन के पीछे की ओर इशारा करते हुए कहा, बॉस ऋषभ उसे वाइन सेलर में ले गए हैं। ये सुनते ही लोटस अकेडमी के शिष्यों के चेहरे चमक उठे। सूरज ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, इस लड़के में तो काफी हिम्मत है, भागने के बजाय यहीं रुका हुआ है। क्या वह हमारा इंतजार कर रहा है? जुनैड शांत स्वर में बोला, इतना आत्मविश्वास, मैं देखना चाहता हूं कि उसे ये भरोसा कहां से मिलता है। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें छिपी हत्या की भावना किसी की भी रूह कांपाने के लिए काफी थी। सूरज और बाकी लोग भी उत्साहित हो गए। अभी अभी गंगा ने उन्हें बुरी तरह अपमानित किया था और उनके स्टोरेज रिंग्स भी छीन लिए थे। अब वे बदला लेने के लिए उत्सुक थे। जैसे ही जुनैड अपने लोगों के साथ तवन के पीछे की ओर बढ़ा, उसी समय गंगा और विलियम बाहर आ गए। विलियम दोनों हाथों से एक बड़ा शराब का मटका पकड़े हुए था। वो मुस्कुराते हुए गंगा से बोला, ये शराब का मटका मेरे पूर्वजों से 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। मैंने इसे कभी नहीं खोला, लेकिन आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको ये शराब जरूर चखाना चाहता हूँ। गंगा मुस्कुराया, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके मन में अचानक मास्टर का ख्याल आया, वह बूढ़ा जो शराब का बहुत शौकीन था। अगर वह यहाँ होता और इस शराब का स्वाद ले पाता तो कितना अच्छा होता। गंगा और विलियम को हंसते बोलते देखकर सूरज का गुस्सा और बढ़ गया। वह आगे बढ़ा, गंगा की ओर उंगली उठाकर गरजा, ए लड़के, तू मरने वाला है और फिर भी शराब पीने का मूड है? जुनैद के समर्थन से समीरा भी हिम्मत में आ गई। उसने व्यंग्य से कहा, देखते हैं, मरने के बाद भी तू शराब पी सकता है या नहीं। लेकिन समीरा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अचानक जुनैद ने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, भागो। ये कहकर वह तुरंत मुड़ा और तवन से बाहर निकलने लगा। उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया था। जैसे ही उसने गंगा को देखा, उसने तुरंत उसे पहचान लिया। वही व्यक्ति जिसने अरबापुर सिटी में उसे हरा दिया था और उसे भागने पर मजबूर कर दिया था। अब जुनैद स्पिरिचुअल रेल्म के पीक तक पहुंच चुका था। उसे लगता था कि उसकी ताकत बहुत बढ़ चुकी है।
उसके पास 3 स्पिरिचुअल पीक डेमोनिक बीस्ट्स भी थे, इसलिए उसे विश्वास था कि वह गंगा को हरा सकता है। लेकिन समस्या ये थी, इस समय उसके पास केवल रॉक ब्रेकिंग रैट ही था। सिर्फ उसी डेमन बीस्ट के सहारे वह महसूस कर रहा था कि गंगा से अभी भी उसका अंतर है और वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए उसने बिना एक पल भी गंवाए तुरंत पीछे हटने का फैसला किया। ये दृश्य देखकर सूरज, समीरा और बाकी 4 शिष्य पूरी तरह स्तब्ध रह गए। वे सोच रहे थे कि जुनैड के आने से वे आसानी से गंगा से बदला ले लेंगे। लेकिन गंगा के सामने आते ही जुनैद खुद सावधान हो गया और तुरंत जाने लगा। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्हें समझ आया, जुनैद जरूर गंगा को पहचानता है और उसकी असली ताकत जानता है। अभी कुछ देर पहले तक घमंड से भरे सूरज और समीरा के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। जब जुनैद ही गंगा से डर रहा था, तो वे लोग भला क्या कर सकते थे? कुछ पल की हिचकिचाहट के बाद वे तुरंत मुड़े और जुनैद के पीछे पीछे बाहर जाने लगे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। ये दृश्य देखकर तवन के सभी ग्राहक हैरान रह गए। अभी तो बदला लेने आए थे, फिर अचानक भाग क्यों रहे हैं? उसी समय जब जुनैद तवन से बाहर कदम रखने ही वाला था, गंगा की ठंडी आवाज गूंजी, रुको। गंगा की ठंडी आवाज, रुको, सुनते ही जुनैद, सूरज और बाकी लोग तुरंत वहीं रुक गए। उनके कदम जैसे अचानक जमीन से चिपक गए हों। जुनैद ने धीरे धीरे भौहें सिकोड़ते हुए पीछे मुड़कर गंगा की ओर देखा। उसकी आंखें ठंडी और कठोर थीं, मानो भीतर दबा हुआ तनाव और सावधानी दोनों एक साथ झलक रहे हों। उसने कुछ पल तक चुपचाप गंगा को देखा, फिर खुद को संयत करते हुए गंभीर आवाज में पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? जैसे ही गंगा ने जुनैद का चेहरा देखा, वह उसे तुरंत पहचान गया। वही फीनिक्स स्पिरिट अकेडमी का शिष्य, जिसे उसने पहले रॉसी बेल में हराकर भागने पर मजबूर कर दिया था। उसे याद आते ही गंगा के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे यह बात कुछ मज़ेदार भी लगी कि सूरज और उसके साथ ही उसी व्यक्ति को अपने समर्थन के लिए बुलाकर ले आए थे, जिसे वह पहले ही बुरी तरह हरा चुका था। गंगा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ खास नहीं, बस तुम्हें देखकर लगा कि तुम कहीं देखे पहचाने लग रहे हो। जुनैद का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। इतना कहकर वह बिना रुके बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ गया, मानो इस बातचीत को यहीं खत्म करना चाहता हो। लेकिन गंगा की आवाज फिर पीछे से आई, इस बार थोड़ा चिढ़ाने वाले अंदाज में, ओह, अब याद आया, तुम्हारा नाम जुनैद है। पिछली बार तुम इसलिए बच गए थे क्योंकि एक चूहे ने जमीन में सुरंग खोद दी थी और तुम उसी से भाग निकले थे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये सुनकर जुनैद के होंठ हल्के से फड़क उठे। उसके चेहरे पर असहजता की झलक साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वह मुड़ा नहीं। उसने कठोर स्वर में कहा, तुमने किसी और को समझ लिया है। गंगा ने हंसते हुए कहा, अच्छा, उम्मीद है ऐसा ही हो। उसने उनका पीछा नहीं किया, बस खड़े खड़े उन्हें विलियम एस टैवन से बाहर जाते हुए देखता रहा। असल में गंगा जानता था कि जुनैद कमजोर नहीं है। अगर अभी लड़ाई शुरू हो जाती तो आसपास मौजूद आम लोग खतरे में पड़ सकते थे, इसलिए उसने फिलहाल उन्हें जाने दिया। लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि लोटस अकेडमी के लोग इतनी आसानी से यह अपमान नहीं भूलेंगे। ऊपर से लोटस अकेडमी का मुख्य स्थान रूबी काउंटी में ही था। फायर सिटी उससे बहुत दूर नहीं था, इसलिए जुनैद और उसके साथी आसानी से और मदद बुला सकते थे। गंगा ने मन ही मन सोचा कि देर सवेर वे लोग फिर लौट कर आएंगे, और जब ऐसा होगा तब वो उनमें से किसी को भी भागने नहीं देगा। जुनैद और बाकी लोग तवन से बाहर निकल गए तो बॉस ऋषभ घबराए हुए चेहरे के साथ गंगा के पास आया। उसने धीरे से पूछा, यंग मास्टर, क्या सच में उन्हें ऐसे ही जाने देना ठीक है? गंगा ने हाथ हिलाकर उसकी चिंता को हल्का किया, फिर उसके हाथ से शराब का मटका लेकर मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, पहले शराब पीते हैं। गंगा के इस बेफिक्र व्यवहार को देखकर विलियम को अभी भी चिंता हो रही थी, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था। उसने बस मन ही मन प्रार्थना की कि गंगा सुरक्षित रहे। तवन के बाकी ग्राहक भी ये देखकर हैरान थे कि गंगा की मौजूदगी भर से दुश्मनों के मददगार भी पीछे हट गए। अब वे उसकी और भी ज्यादा प्रशंसा करने लगे। कई लोगों ने तो उसके सम्मान में अपने प्याले उठाकर उसे टोस्ट भी किया। थोड़ी देर तक शराब पीने और बातचीत करने के बाद गंगा आखिरकार तवन से बाहर निकल गया। जैसे ही वह बाहर आया, उसे तुरंत एहसास हो गया कि दूर कहीं कोई उस पर नजर रख रहा है। सामने से देखने पर वे लोग काफी सावधानी से छिपे हुए थे, लेकिन गंगा की संवेदनाएं तेज थी, वह उनकी मौजूदगी समझ गया।
फिर भी उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं चला। वह सीधे उसी इन की ओर लौट गया जहां वह ठहरा हुआ था। उधर निगरानी करने वालों में 2 लोग थे, एक वहीं रुक गया ताकि इन पर नजर रख सके, जबकि दूसरा शायद खबर देने के लिए वापस चला गया। उधर दूसरी ओर एक कमरे में बैठी समीरा ने आखिर हिम्मत जुटाकर जुनैद से पूछा, सीनियर ब्रदर जू, वह व्यक्ति आखिर है कौन? ये सवाल पूछना आसान नहीं था, क्योंकि थोड़ी देर पहले जुनैद खुद उससे सावधान होकर पीछे हट गया था। किसी में भी उससे सीधे यह बात पूछने की हिम्मत नहीं हुई थी, लेकिन समीरा का जुनैद से व्यक्तिगत संबंध अच्छा था, इसलिए उसने साहस करके ये प्रश्न पूछ ही लिया। जुनैद कुछ क्षण चुप रहा। उसकी आंखों में ईर्ष्या की हल्की चमक उभरी, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे उसकी असली पहचान पूरी तरह नहीं पता, लेकिन इतना निश्चित है कि वह बेहद ताकतवर है। वह निश्चित रूप से एक असाधारण प्रतिभाशाली कल्टिवेटर है। समीरा ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या वह सोल कंडेंसेशन रेल्म में है? जुनैद ने सिर हिलाया, नहीं, वह अभी भी स्पिरिचुअल स्टेज में है, लेकिन उसकी वास्तविक लड़ाई की ताकत सामान्य समझ से कहीं अधिक है। ये सुनकर समीरा चौंक गई। स्पिरिचुअल स्टेज, और फिर भी आप, सीनियर ब्रदर जू, उसका मुकाबला नहीं कर पाए। जुनैद ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मैं अपने तीनों कंट्रैक्टेड डेमन बीस्ट साथ लाया होता तो मुझे उससे डरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब मैं फायर सिटी में आया तो केवल रॉक ब्रेकिंग रैट को ही साथ लाया था। उसी वजह से मैं उससे एक कदम पीछे पड़ गया। ये सुनते ही सूरज और बाकी लोगों के मन में फिर उम्मीद जाग उठी। सूरज बोला, सीनियर ब्रदर जू, फिर हमें क्या करना चाहिए? क्यों न हम उसे शहर से बाहर निकालने की योजना बनाएं, और फिर आपके तीनों स्पिरिचुअल पीक डेमन बीस्ट्स मिलकर उस पर हमला करें। जुनैद ने शांत स्वर में जवाब दिया, लोटस अकेडमी की जड़ें रूबी काउंटी में बहुत गहरी हैं। एक साधारण स्पिरिचुअल स्टेज कल्टिवेटर हमारे खिलाफ टिक ही नहीं सकता। अगर वह समझदार होगा तो खुद ही फायर सिटी छोड़ देगा, इसलिए हमें उसे बाहर निकालने की जरूरत नहीं, वह खुद ही जाएगा। सूरज ने सिर हिलाया, तो इसलिए आपने किसी को उसका पीछा करने भेजा है? जुनैद की आंखों में ठंडी चमक आई। उसने सिर्फ तुम्हें ही नहीं अपमानित किया, उसका मुझसे भी पुराना हिसाब है, इसलिए मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने अचानक विषय बदलते हुए पूछा, वैसे फायर सिटी आते समय तुम लोगों की मुलाकात सीनियर ब्रदर एलेक्स से हुई? सूरज और बाकी लोगों ने सिर हिलाकर मना कर दिया। जुनैद ने भौहें सिकोड़ लीं। रॉयल फैमिली और अकेडमी इस समय जरूरी मामलों पर चर्चा कर रहे हैं। अकेडमी सीनियर ब्रदर शू को बहुत महत्व देती है, इसलिए उसे भी साथ लाया गया था। यह उसके लिए नाम कमाने का अच्छा मौका था, लेकिन अचानक वह गायब हो गया। ये बात अजीब है। सूरज ने बताया, मैंने सुना है कि सीनियर ब्रदर शू कुछ लोगों को लेकर स्वॉर्ड टूम की ओर गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। जुनैद कुछ देर सोचता रहा, क्या वह स्वॉर्ड डोमेन के गहरे हिस्से में चले गए और किसी खतरे में फंस गए? फिर उसने सिर हिलाया, नहीं, सीनियर ब्रदर शू बहुत सावधान व्यक्ति हैं, वह बेवजह जोखिम नहीं लेते, लगता है कुछ और ही हुआ है। समीरा ने पूछा, सीनियर ब्रदर जू, अब हम कहाँ जाएंगे? जुनैद ने ठंडी आवाज में कहा, पहले गंगा को खत्म करेंगे, उसके बाद अकेडमी के साथ मिलेंगे। अगले 2 दिनों तक जुनैद और उसके साथी फायर सिटी में ही रुके रहे और इंतजार करते रहे कि गंगा शहर छोड़ दे, लेकिन जो खबरें उन्हें मिली उनसे वे हैरान रह गए। गंगा हर दिन शहर के अलग अलग टी हाउसेस और टैवर्न्स में घूमता रहता था, मानो किसी तरह की जानकारी इकट्ठा कर रहा हो, लेकिन उसके व्यवहार से कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वह शहर छोड़ने की तैयारी कर रहा है। तीसरे दिन जुनैद और बाकी लोग फिर एक साथ बैठे। सूरज ने चिंतित होकर कहा, सीनियर ब्रदर जू, लगता है वह व्यक्ति शहर छोड़ने वाला नहीं है, अब क्या करें? जुनैद कुछ देर सोचता रहा, मैं अपने डेमन बीस्ट शहर में ला सकता हूँ, लेकिन अभी रॉयल फैमिली फायर सिटी में मौजूद है, ये संवेदनशील समय है। अगर शहर में लड़ाई छिड़ गई तो अकेडमी हमें ही दोष दे सकती है। समीरा ने सुझाव दिया, तो क्यों ना हम पहले अकेडमी के पास चलें और एल्डर्स को सब कुछ बता दें। हमें इतना अपमान सहना पड़ा है, एल्डर्स जरूर हमारी मदद करेंगे। जुनैद असल में बदला लेना चाहता था, लेकिन वह बात को बहुत बड़ा मुद्दा भी नहीं बनाना चाहता था। फिर भी हालात ऐसे थे कि अकेडमी को बताए बिना वह गंगा पर हमला नहीं कर सकता था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने समीरा का सुझाव मान लिया। इसके बाद वे सब फायर सिटी के प्रसिद्ध स्थान फायर टावर की ओर चले गए। यह एक विशाल भवन था जिसके भीतर एक बहुत ऊंचा टावर बना हुआ था।
नीचे से देखने पर ऐसा लगता था मानो उसकी चोटी चांद तक पहुंच रही हो। इसी कारण शहर के लोग उसे मून गेजिंग टावर कहते थे। आम नागरिकों को यह नहीं पता था कि इस भवन में कौन रहता है, लेकिन जिन लोगों को थोड़ी भी जानकारी थी वे जानते थे कि यह लोटस अकेडमी का गुप्त ठिकाना है। इन दिनों फायर टावर के अंदर काफ़ी हलचल थी। यहाँ स्पिरिचुअल स्टेज, कंडेंसेशन स्टेज और यहाँ तक कि वॉइड रिफाइनमेंट स्टेज के कल्टिवेटर्स भी आ जा रहे थे। आम लोगों की नज़र में सूरज और समीरा जैसे लोग बहुत ऊंचे दर्जे के थे, लेकिन लोटस अकेडमी के इस ठिकाने पर पहुंचते ही उनकी हैसियत मामूली हो गई। केवल जुनैड को ही यहाँ थोड़ा सम्मान मिलता था। आंगन में प्रवेश करने के बाद भी जुनैड सीधे लोटस अकेडमी के वॉइड रेल्म एल्डर्स से मिलने के योग्य नहीं था, इसलिए उसने पहले अकेडमी के कंडेंसेशन रेल्म एल्डर्स से मिलने का अनुरोध किया। दरअसल जुनैड को डेमन बीस्ट को वश में करने की विशेष प्रतिभा थी, इसलिए अकेडमी के कई डीकन्स और एल्डर्स से उसके अच्छे संबंध भी थे। सारे सीरीज़ के एपिसोड्स हम लोग दे रहे हैं और इसके लाइव स्ट्रीम आज होगा। आज से नए चैनल पर स्ट्रीम कर रहा हूँ मैं। नए चैनल पर इसके आगे के एपिसोड डेली अवेलेबल हो जाएंगे। जिसको सुनना है सुन सकता है आगे के एपिसोड्स को। बाकी जो इस पे ऐसे ही सुनना चाहता है सुनता रहेगा, बट लाइव स्ट्रीम वाले में डेली सबके एपिसोड एक एक अपलोड होगा। और लिंक टेलीग्राम के चैनल के थ्रू मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक हमने इस चैनल पे दे रखा है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लेना। 9 बजे से 5 बजे तक होता है सुबह के। बाकी स्टार्टिंग होते हैं पूरे एपिसोड्स की। इसके आगे के एपिसोड डेली डाले जाएंगे उस पर, और बाकी का नॉर्मली अपलोडेड यहीं पर होंगे। और बहुत जल्द हम लोग एप्लीकेशन का लिंक भी टेलीग्राम पे देंगे।